सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इजराइल का पूरा हिस्ट्री है सीज फायर तोड़ने का। इंटरनेशनल ऑर्डर कुछ बचा ही नहीं। अगर आपको सेफ रहना है इस दुनिया में तो आपको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने ही पड़ेंगे। पूरी दुनिया एक सवाल पूछ रही है, इजराइल ईरान के बीच में सीज फायर होल्ड करेगा या नहीं। ये जो ब्रूटल 12 दिन का वॉर था, इसके बाद दोनों इजराइल और ईरान ने बहुत ही ज्यादा सफर किया, दोनों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। और एंड कैसे हुआ? अमेरिका की ड्रामेटिक इन्वॉल्वमेंट के साथ, जहां उन्होंने B-2 बॉम्बर्स यूज करके ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को बंकर बस्टर बॉम्ब्स के साथ बॉम्बार्ड किया। फिर उसके बाद ईरान ने अटैक किया कतर में यूएस बेसिस को, एक्चुअली कोऑर्डिनेट किया अटैक, जिसके बाद एक सीज फायर हुआ। सबसे पहले तो जानने की ये जरूरत है कि ये एक प्रॉपर सीज फायर है ही नहीं, कोई रिटन आउट डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ये तो बस वर्बली अग्रीड है कि ठीक है बम बरसाना बंद करो। तो फिर ऐसा क्या हुआ? किसने ज्यादा सफर किया और क्या ये सीज फायर होल्ड करेगा? ईरान में बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, 600 से भी ज्यादा रिपोर्टेड डेथ्स हैं। इस पे कोई डाउट नहीं है कि ईरान ने बहुत ज्यादा लॉसेस झेले हैं, पर वो एक बड़ा देश है, रिसोर्सेज भी ज्यादा है, वो परहैप्स ज्यादा लॉसेस सफर कर सकता है। ईरान पे हम वापस आएंगे, पर पहले इजराइल के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट सच एज जॉन मियरशाइमर, उन्होंने ये क्लेम किया है कि इजराइल ने ही मांगा था सीज फायर। I think it was mainly the Israelis who sought the ceasefire, and the Iranians were interested in the ceasefire. But there's no question the Israelis were in big trouble. And Netanyahu and others in the Israeli administration were making the point that they were not prepared to fight a war of attrition. This was clearly evolving into a war of attrition. जस्ट द फैक्ट कि इजराइल ने मांगा था सीज फायर, ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। अगर इजराइल की पोजीशन में कोई हो जिसको लगे कि भाई सामने वाले को तो मैं तोड़ दूंगा एक और हफ्ते में, तो क्या वो सीज फायर मांगता? बिल्कुल भी नहीं। ईरान ने भी रेडिली एक्सेप्ट किया सीज फायर। इसका दो मतलब है, पहले तो वो खुद भी चाहते थे कि सीज फायर हो, सेकेंडली ऐसा कुछ एनालिस्ट मान रहे हैं कि उन्होंने सैंक्शन रिलीफ की भी बात की, इसीलिए ट्रंप ने बोला कि भाई ईरान अपना ऑयल बेच सकता है। अब असली में क्या बातचीत हुई ये तो हम नहीं जानते, पर यह बात करनी जरूरी है कि इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, वहां पे इतना बड़ा मीडिया ब्लैकआउट क्यों है। ट्रंप ने भी कहा कि इजराइल काफी बैटर हो गया था उन 2 दिन में। सुन लीजिए। Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. देखो, आप ट्रंप पर विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, पर एक बात तो सही है कि वो ऐसी चीज एग्जैजरेट नहीं करेगा। तो ईरान ने कहां पे टारगेट किया? गिवन कि उनकी मिसाइल्स इतनी आसानी से पेनिट्रेट कर रही थी, डैमेज तो बहुत ज्यादा हुआ होगा। ईरान ने टारगेट किए इजराइल के पोर्ट्स, उन्होंने वहां के मिलिट्री फैसिलिटीज को भी टारगेट किया, जैसे कि वहां पे मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, मोसाद हेडक्वार्टर्स, वहां के एयर बेसिस, वहां की ऑयल रिफाइनरीज, यहां तक कि वहां की चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इवन जो वहां पे रिसर्च फैसिलिटीज थी जैसे कि वाइजमैन इंस्टीट्यूट, उसको भी टारगेट किया। इजराइल का मीडिया खुद ही बता रहा है कि वहां की बहुत सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ, जो साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी नुकसान हुआ, वहां के जो इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री कॉम्प्लेक्स है उनको भी नुकसान हुआ, वहां पे जो कमर्शियल हब्स है जैसे कि टेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज, उसको भी नुकसान हुआ, वहां के मेडिकल सेंटर्स, एंड माइंड यू ये सारी चीजें इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। ईरान ने ये भी बताया कि इनकी जो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इन्होंने उसको भी टारगेट किया। एंड अल्टीमेटली ये तो सुनो कि इजरायली टीवी मीडिया क्या कह रही है। שיש קצת היבט איראני בדרך בה אנחנו מסקרים את הפגיעות שהיו בנו, לא במכון ויצמן, אבל היו הרבה מאוד פגיעות בבסיסי צה"ל, באתרים אסטרטגיים שאנחנו לא מדווחים עליהם עד היום. ויש לזה סיבה ברורה שכל אחד בבית מבין, אבל בצד הסיבה הברורה הזאת נוצר מצב שאנשים לא מבינים כמה האיראנים דייקו וכמה הם גרמו נזק בהרבה מאוד מקומות. מכון ויצמן, אנחנו פשוט יודעים, יש מקומות רבים שאנחנו לא יודעים. देखो, इसका एक तो क्लियर कट मतलब है ही है कि जितनी भी कंपनीज है ना, वो अब इजराइल में इन्वेस्ट नहीं करेंगी, जैसे कि इंटेल ने पहले ही सही डिसीजन लिया वहां पे ना इन्वेस्ट करने का। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि वहां पे इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है कि एक्चुअली जीरो एक्टिविटी चल रही है इजराइल में, जीरो। मतलब सिर्फ जो एसेंशियल एक्टिविटी है वही चल रही है वहाँ पे। मॉल्स बंद है, कैफेज बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद है, सब कुछ बंद है, सिर्फ सुपरमार्केट बेकरीज ही खुली है। वहाँ के जो लोग हैं वो खुद ही बता रहे हैं कि भाई हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे। देखो, जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डेफिनेटली पंप इन करेगा मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इजराइल को बचाने के लिए। जो भी इजरायली लोग हैं उनको आदत है एक सर्टेन लेवल ऑफ लाइफस्टाइल की, एक अच्छे लाइफस्टाइल। इसके बाद वहां पे होगी हाई अनएम्प्लॉयमेंट। वहां पे जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो तो चाहेंगे ना कि हम पैसा लेके वहां से निकल ही लें, तो बचेगा कौन? ये सेटलर्स, इनके जैसे लोग। इजराइल की इकोनॉमी तो ऑलरेडी अक्टूबर 2024 में ही अनसर्टन थी। क्या आप इमेजिन कर सकते हो आज के डेट में क्या स्थिति होगी? स्पेशली क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो वहां से निकलना चाहते हैं। देखो, इजराइल का ना मार्केटिंग कैंपेन ही ऐसा रहता है कि इट इज अ सेफ प्लेस फॉर ज्यूज। आप यहाँ पे आ जाओ, हमारे पास आयरन डोम है, ये है, आप बढ़िया से अच्छी लाइफ जियोगे। इस तरीके से एडवर्टाइज किया जाता है। टेल अवीव को ऐसे एडवर्टाइज किया जाता है, ये रहा आपका बीच और इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल, पार्टी, ये वो सब।
अब ये जो जुमला था ना, ये एक्सपोज हो चुका है। इजराइल की मीडिया हारेट्स ही देख लो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई नेतन्याहू तो छोड़ के चले जाएगा मायामी, हमको छोड़ जाएगा यहाँ पे। ये भी एक आर्टिकल है, ओपिनियन पीसी है। हाउएवर वो ये बताता है कि इजराइल फील्स लाइक इट्स गोइंग टू कोलैप्स। इसका मतलब क्या है? पार्टी खत्म, ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट ओवर। क्या इसका ये मतलब है? अभी तो हम नहीं कह सकते। ऊपर से इनके लिए और भी डेंजरस बात तो ये है कि इजराइल को डोमिनेट करते हैं ये नेतन्याहू, जिसके ऊपर लगे हैं इतने करप्शन चार्जेस। ये मूवी देख लेना, बीबी फाइल्स, आपको समझ में आ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जितने भी एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं ना नेतन्याहू के कोalition में, वो कहते हैं कि अगर एड भी एंटर करेगी गाजा तो हम कोalition गवर्नमेंट को डुबो देंगे, यहाँ से कट लेंगे। एज अ रिजल्ट नेतन्याहू इतने ज्यादा प्रेशर में है, वो ये वॉर्स तो रुकवा सकता नहीं है, तो ये एंडलेस वॉर्स चलते रहेंगे जब तक नेतन्याहू पावर में बना रहेगा। अब आप इसी का एग्जाम्पल ले लो, नेतन्याहू के खिलाफ आ जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन और अगले ही दिन वो जाके अटैक कर देता है ईरान को। और वैसे भी इजराइल की तो हिस्ट्री ही है सीज फायर्स ब्रेक करने की। हमास और हिजबुल्लाह बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है, और इनके पास सीज फायर ब्रेक करने के और भी अच्छे रीजंस है, क्योंकि इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो पूरे हुए नहीं। जैसे कि वो चाहते थे रिजीम चेंज, वो तो कुछ हुआ नहीं, तो वो डेफिनेटली सीज फायर ब्रेक करेंगे, ऐसा काफी एक्सपर्ट्स का मानना है। पर आप देखो क्या बेवकूफ़ी सी बात है ये, आज तक जितने भी रिजीम चेंज हुए हैं सिर्फ एयर अटैक्स की वजह से तो कोई भी नहीं हुआ। तो वो कुछ ऐसा ही ऑडेशियस सा ट्राई कर रहे थे, ऐसा ही बेवकूफ़ी सा। हर जगह ग्राउंड इन्वेजन करनी पड़ी है तभी जाके रिजीम चेंज हुआ है, लिबिया में भी, सीरिया में भी। इराक में तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था, यूएस आर्मी पहुंच गई थी इन्वेड करने। लिबिया और सीरिया में रेबल फोर्सेस गए थे, पर इन्वेजन तो हुआ था ना, एंड उनको सपोर्ट किया था नेटो और उसके एलाइज ने एयर स्ट्राइक्स करके। देखो यूएसए तो इन्वॉल्व होगा डेफिनेटली, उसके लिए ईरान को क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बाद में आएंगे। पर अगर ये वॉर चालू होती है एंड बेस्ड ऑन दी एविडेंस जो हमने आज तक देखा है, इजराइल को और डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ेगा। तो उसके बाद सवाल ये उठेगा कि जब ऑलरेडी इतने लोग वहां से भाग निकलना चाह रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा। और अगर मान लो एक मोमेंट के लिए हम ये अज्यूम भी कर लें कि ईरान और इजराइल के बीच में वॉर नहीं छिड़ेगी, तो क्या हूती शांत रहने वाले हैं? उनके ऑलरेडी जो एक्शंस हैं, जैसे कि उन्होंने जो रेड सी में ब्लॉकेट किया हुआ है इजरायली शिप्स का, या फिर वो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ मिसाइल्स फायर करते रहते हैं, उसी ने 20 महीने में जो इजराइल की इकोनॉमी है उसकी कमर तोड़ दी थी। उनका एक जो पूरा पोर्ट है उसको तो बंद ही करना पड़ गया था। इनफैक्ट जितनी भी फॉरेन एयरलाइंस थी उन्होंने ही कह दिया कि भाई हम नहीं आएंगे इजराइल के पर्टिकुलर एयरपोर्ट में, वहाँ तो मिसाइल्स आगे जाके फूटती रहती हैं। और जहाँ तक मिसाइल और इंटरसेप्टर्स की बात करें तो अमेरिकन मीडिया खुद ही बता रहा है कि इजराइल वाज रनिंग आउट ऑफ मिसाइल्स। और उससे भी बड़ी बात कि ये रनिंग लो ऑन मिसाइल्स वाली प्रॉब्लम सिर्फ इजराइल की नहीं है, उसके फौपौ यूएसए की भी है। 2024 से ही ये हालत है। वो यूक्रेन को इतनी ज़्यादा मिसाइल्स दे चुके थे और उसके बाद इजराइल में इतना बड़ा कमिटमेंट था कि उनके पास ही खत्म होने लगी थी। ये पर्टिकुलर आर्टिकल देख लो, रेथियन जो वहाँ पे आयरन डोम, इनके एरो 2, एरो 3 इनके मिसाइल्स जो बनाता है, उनके पास इनफ नंबर ऑफ मिसाइल मोटर्स ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ वो खुद नहीं बनाते, उनको सोर्स करनी पड़ती है किसी और कंपनी के थ्रू। अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इन लोगों ने सीज फायर क्यों कराया, डोनाल्ड ट्रंप इतनी जल्दी में क्यों थे सीज फायर कराने के। उनके पास वेपन्स ही नहीं बचे थे, अब तो वो यूक्रेन को भी नहीं दे पा रहे हैं अपनी मिसाइल्स। जितनी भी हाईटेक मिसाइल्स हैं, स्पेशली एयर डिफेंस से रिलेटेड, जैसे कि पेट्रियट मिसाइल्स या फिर हेल फायर मिसाइल्स, जितनी भी हाईटेक चीजें आपको चाहिए एक हाईटेक वॉर लड़ने के लिए, वो उनके पास अब है ही नहीं, खत्म होते जा रही हैं। अब जब आप ये सब जान गए हो तो क्या आपको सरप्राइजिंग लगता है कि अमेरिका भी सीज फायर चाहता था? तो भाई एक बात तो बहुत क्लियर है कि अगर ये वॉर फिर से चालू होता है तो क्लियरली इतनी जल्दी तो मिसाइल्स बन नहीं पाएंगे ये सारी। तो फिर क्या होगा उन लोगों को जो ऑलरेडी इतना अनसेफ फील कर रहे हैं। इनफैक्ट इजराइल ने तो बाहर कर दिया है कि इजरायली पासपोर्ट वाले लोग फ्लाइट्स लेके बाहर जा ही नहीं पाएंगे। तो फिर लोगों ने पता है क्या किया, लोग बोट के थ्रू जाने लगे। एंड आयरनी देखो, बाय बोट्स ही ज़ायनिस्ट इस पर्टिकुलर लैंड जो उस टाइम पे पैलेस्टाइन होता था आए। इतना ही नहीं, लोगों को जो रूट मिल रहा है वो वहां से निकल रहे हैं, इजिप्ट की बॉर्डर से निकल रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू करता है तो 2 हफ्ते के अंदर लाख इजरायलीज कुड क्रॉस द बॉर्डर। एंड ये अकेले सिर्फ इजिप्ट से ही है। ये आप 1 साल पुरानी वाली न्यूज़ देख लो जो बताता है कि 5.5 लाख इजरायलीज ऑलरेडी निकल चुके हैं वहां से। और उसका रीजन भी बताता है कि जो मिलियंस ऑफ इजरायलीज हैं वो डुअल पासपोर्ट होल्ड करते हैं, यानी इजराइल के अलावा उनके पास दूसरा पासपोर्ट भी है, तो उनके पास ऑप्शंस हैं कि हम तो वहां पे चले जाते। अगर आप ये डेटा देखो तो इजराइल की पॉपुलेशन है 9.9 मिलियन, जिसमें से 2 मिलियन तो पैलेस्टीनियंस ही हैं। जो 4 लाख है वो पैलेस्टीनियंस है ऑक्यूपाइड ईस्ट जेरूसलम में, 20,000 सीरियंस हैं। तो मोटा मोटा आप 2 मिलियन ही हटा लो इसमें से, तो 8 मिलियन लोग रह गए जो एक्चुअली ज्यूज हैं, इजरायलीज। अब जब लाखों की संख्या में लोग कटने लगेंगे देश से तो फिर क्या होगा। और ये भी बात कर लें कि जो निकल के जा रहे हैं ना, उनके पास ऑप्शंस हैं, उनके पास पैसा है, वो अपने पैसे लेके जा रहे हैं। वन ऑफ द रीजंस के इजराइल में वो चाहते हैं कि लोग आए वो ये है कि लोग IDF ज्वाइन करें, आर्मी बड़ी हो, क्योंकि उसको यूएसए के सारे गंदे काम करने हैं, वो तो यूएसए का अटैक डॉग है।
अगर मान लीजिए थोड़ी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो ये सब काम नहीं कर पाते एंड अमेरिका के लिए भी सस्टेन करना बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो फिर क्या होगा? जस्ट थ्रोइंग दिस वन आउट देयर कि भाई एक बहुत ही महान अमेरिकन ने कहा था कि भाई टू बी एन एनिमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज डेंजरस बट टू बी अ फ्रेंड इज फेटल। क्या ऐसा कुछ इजराइल के साथ भी होगा? कह तो नहीं सकते, देखना पड़ेगा। और जहां तक आईडीएफ की बात की जाए तो ये तो ऑलरेडी क्राइसिस में थे। बहुत सारे रिजर्व सोल्जर्स तो रिपोर्ट भी नहीं करते। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि वो तो रिजर्विस्ट जो है उनको कॉल अप भी नहीं देते कि भाई वो उन लोग को तो आना ही नहीं है, उनको पता ही है। इसके अलावा इजरायली सोसाइटी में इतना ज़्यादा डिवीजन है, और हो भी क्यों ना, ये जो ज़ायनिस्ट मेंटालिटी है ये सिर्फ हेट और अग्रेशन यही सब चीज़ें सिखाती है। एक साथ मिलके कैसे रहना है वो तो इनको आता नहीं। इनको बस एक थ्रेट ही दिखता है कि बाहर से लोग हमें मारना चाहते हैं तो फिर हमको एकदम ही जालिम होना पड़ेगा, लोगों को मारना काटना पड़ेगा, इनको यही आता है। तो बहुत ही इमिनेंट डेंजर है वहाँ पे सिविल वॉर का। इसके बारे में तो हम एक पूरा वीडियो बना चुके हैं। अब चलिए बात करते हैं ईरान की। आईडीएफ के क्या क्या क्लेम्स हैं। उनका कहना है कि उनके जो कमांडर्स हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनको हमने खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद तो ईरान कितना बाउंस बैक भी कर गया। 2/3 ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स उनका कहना है हम खत्म कर चुके हैं। 1000 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 80 एयर डिफेंस बैटरीज, जो उनके रेडार इंस्टॉलेशंस हैं वो, उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, उनके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको भी वो कह रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ये सब आईडीएफ के क्लेम्स हैं। कोई इसको बैक करने के लिए एविडेंस नहीं है। चाहे जो भी वो क्लेम कर रहे हैं, ईरान तो फायर कर ही रहा था ना मिसाइल्स, एंड डे बाय डे उनकी और इफेक्टिव होते जा रही थी टारगेटिंग। तो ये कहना कि ईरान वाज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर, क्योंकि भाई उनका क्या एम था, वो तो डिफेंड करना चाहते थे अपने आप को। एंड उन्होंने कैसे किया, सीज फायर कैसे हुआ, इजराइल पे इतना ज्यादा नुकसान हो गया कि उनको लगा कि भाई ये तो देश ही कोलैप्स कर जाएगा, सीज फायर कर लो, सेव योर सेल्फ, कि भाई हम आगे जाके फिर से रिन्यू करेंगे अपना अटैक। और इजराइल को बैक करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑफ कोर्स। तो अगर ये लोग नहीं करते सीज फायर ईरान, लेट अस अज्यूम, ये तो है ही है कि देखो ईरान को भी नुकसान हुआ होगा, ये भी करना चाहते थे, अगर नहीं करते तो यूएसए को इन्वॉल्व होना पड़ता और बिग टाइम, तो और एस्केलेट ही होता कॉन्फ्लिक्ट। ऊपर से लोग चाहते थे रिजीम चेंज, हो उल्टा गया। अब आप देखो वहां पे जितने भी लोग मरे हैं, जितने भी मार्टर्स हैं, जितने भी शहीद हुए हैं, उनकी जो फ्यूनरल है उस पर कितने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। क्या इजराइल में ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इजराइल में तो ये भी नहीं खबर आ रही कि एग्जैक्टली कितने लोग मारे गए हैं। एक चीज जिससे पता चलता है कि ये सरासर झूठ बोल रहे हैं वो ये है कि उन्होंने जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसको खत्म कर दिया है। इतने सारे एविडेंसेस हैं ये बताने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिकन मीडिया में तो लीक ही हो गई इंटेलिजेंस रिपोर्ट, जहां पे वो बता रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इन्होंने आके प्रेजेंटेशन की, जो वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी है पीट हेग्सेथ, अब इस आदमी का तो क्या ही बोलो, इसने आके वही काम किया जो इसको आता है। फॉक्स न्यूज़ का टीवी प्रेजेंटर था ये आदमी, जो अब डिफेंस सेक्रेटरी बन गया है। अमेरिका में क्या ही हो जाता है, अब क्या बताओ। आई मीन इमेजिन करो हमारे यहाँ अर्नब गोस्वामी बन जाए। इन्होंने आके इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं और आर्म्ड फोर्सेस के जो भी हेड थे, उन्होंने आके एक प्रेजेंटेशन की जिसमें उन्होंने बताया कि हमने तो इतना नुकसान कर दिया, एकदम ख़त्म कर दिया। पर व्हेन दे वर आस्क्ड कि क्या वो डिस्ट्रॉय हुई फैसिलिटीज़, आपको पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि हमने तो टारगेट हिट किया। उन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया कि हाँ 100% एकदम सब खत्म हो गया। There's public imagery available saying that highly enriched uranium was moved out of Fordo before the strikes. Is that accurate? Have you seen that? There's nothing that I've seen that suggests that we didn't hit exactly what we wanted to hit in those locations. उन्होंने जितनी भी प्रेजेंटेशन की उसको इतने अच्छे से डीबंक किया है टेड पोस्टल ने। आई वुड रिकमेंड कि आप डैनियल डेविस डीप डाइव का जाके ये एपिसोड ज़रूर चेकआउट करना अगर आप टेक्निकलिटीज़ इसकी जानना चाहते हो तो। पर उन्होंने कुछ जो चीज़ें बताई वो हम आपको यहाँ बता देते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि वो फैसिलिटीज़ इतनी डीप अंडरग्राउंड है एंड ईरानियंस को पता था कि अटैक होने वाला है, तो उन्होंने उसके ऊपर कैप्स, कंक्रीट की कैप्स, स्पेशल टाइप की कंक्रीट जिसमें ईरान वन ऑफ द मास्टर्स हैं, वो उन्होंने डिज़ाइन करके वहाँ पे ऑलरेडी अलग लेयर्स में कंक्रीट बिछा दी थी। देखो वैसे तो इस चीज़ को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना आसान नहीं है एंड बिल्कुल भी नहीं मैं जस्टिस कर पाऊंगा उनके एक्सप्लेनेशन को, बट मैं आपको 2-3 छोटे और पॉइंटर्स बता देता हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से मिट्टी बाहर आ रही थी, क्लियरली इसका मतलब ये है कि उतना ज़्यादा पेनिट्रेट ही नहीं कर पाया बॉम्ब। जिस तरीके से जितनी भी एक्सप्लोजिव गैसेज हैं वो ऊपर आ रही हैं रादर देन गोइंग डाउन, इसका मतलब कोई भी बॉम्ब बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट किया ही नहीं। सारी जितनी भी एक्सप्लोजिव गैसेज हैं ऊपर आ रही हैं। थर्डली, और जो इस पॉइंट को एकदम समराइज कर देता है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास इतनी अच्छी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है जिससे वो क्लियरली देख सकते हैं एग्जैक्टली द काइंड ऑफ डैमेज। अगर जाके पूरी इनकी फैसिलिटीज ओब्लिटरेट हो गई होती जैसा कि ये बता रहे हैं,
तो सैटेलाइट इमेज तो दिखा ही सकते थे ना, एंड ऑलमोस्ट रियल टाइम में मिल जाता है उनको ये सब डेटा। तो इसका मतलब ये कि जैसे ही ये ऑपरेशन इन्होंने कैरी आउट किया उसके तुरंत बाद ही इनको पता चल गया था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जैसा ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने एक चीज और बताई कि ये जो फिजाइल मटेरियल है इसको मूव करना बहुत ही ज्यादा आसान है। What are you talking about here? This is ridiculous. They have these canisters that they use to store uranium hexafluoride. One canister can carry all the uranium hexafluoride, load it on a truck, small truck, drive it into a deep tunnel somewhere, and it's can't be reached even if you know where the tunnel is. So that's not only plausible; it's likely that that's what occurred. Likely, I mean, these guys Definitively. are out there pouring concrete days before an attack or weeks before an attack. तो जितनी भी हमारी मीडिया चिल्लाते रहे कि अरे ये तो पाव भाजी कैसे है, इसको कैसे मूव कर दोगे, इट इज़ वेरी इजी टू मूव। आई विश काश हमारे इंडियन मीडिया पे इतने अच्छे से क्लैरिटी के साथ कोई टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दे पाता। यहाँ पे तो बस आके पाद मार देते हैं। इनके जो सबसे बड़े लॉसेज हैं वो ये है कि अब ईरान बैकआउट करने वाला है एनपीटी से, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बैकआउट करने वाला है। IAEA से भी अब वो कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, उनको सारी साइट्स अपनी नहीं दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो इस पर्टिकुलर वीडियो में टेड पोस्टल बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि वो फिसाइल मटेरियल कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता। 60% तक ऑलरेडी अगर एनरिच था जैसे कि रिपोर्ट्स बताती हैं, एंड उनके पास जितना मटेरियल था उससे हर हफ्ते ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, एंड प्रोबेबली बना रहे होंगे। So you could produce about 5 bombs per year with just that cascade. 5 bombs per year, say 6 bombs per year, 1 a month. Well, if you have 4 or 5 or 6 of these cascades, you should easily be producing one every week or so. क्योंकि आपने जिस तरीके से वहां पे जाके अटैक किया, आपने सिर्फ ईरान को नहीं पूरी दुनिया को ऐलान कर दिया कि अगर आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है तो आप सेफ नहीं हैं। एंड इसके पूरे इफेक्ट्स उल्टे हो रहे हैं, दुनिया तो और खतरनाक होते ही जा रही है। पर आपका जो एम था कि इजराइल वहां पे रीजनल पावर बने रहे, एकदम रीजनल हेजेमनी बने रहे उसकी, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है, वहां पे जितनी भी सब कंट्रीज हैं वो सब बोलेंगे क्या हमें भी चाहिए। सऊदी अरेबिया के MBS ऑलरेडी बोल चुके हैं ये बात, सुन लीजिए। If they get one, will you? If they get one, we have to get one. और जहां तक बात करें रिजीम चेंज की, तो उसके उल्टे ही इफेक्ट्स हो गए। सुप्रीम लीडर स्ट्रॉन्गर हो गए, वहां पे जितनी भी सो कॉल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको और मोटिव मिल गया अब उन लोग को पकड़ने का कि भाई ये तो देशद्रोही हैं, इनको तो बंद करो अंदर। तो इस पूरे मामले में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल फेल्ड बिग टाइम। आपको हो सकता है लग रहा हो कि एनालिसिस बायस्ड है, पर आप खुद लॉजिकली सोचो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इजराइल का पूरा हिस्ट्री है सीज फायर तोड़ने का, एंड अगर ये चालू होता है फिर से, जैसे कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, इतना ज्यादा डैमेज होगा दोनों साइड्स को, नो डाउट। पर दोनों साइड्स पता है सबसे ज्यादा क्या करेंगी अब? सबसे पहले अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको अपग्रेड करने की कोशिश करेंगी। ईरान का तो ऐसा लगता है कि उनके एयर डिफेंसेस को तो पूरी तरह उड़ा ही दिया था इन्होंने। इसको बताने के लिए पूरी कोई ऐसे एविडेंस नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल ने काफी डैमेज किया होगा उनको। और अगर एयर डिफेंस सिस्टम अच्छे से नहीं वर्क कर रहा तो फिर आप कैसे डिफेंड करोगे अपने आप को? इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि मे बी रशिया के साथ वो टाई अप करें, पर इसका मतलब ये हो सकता है कि रशिया बेसिस बनाएगा ईरान के अंदर, एंड मे बी ईरान चाहता नहीं है कि ऐसा हो। इसीलिए अब बहुत सारी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ईरान परचेज करेगा चाइनीज के J-10C जेट्स। क्या ये F-35 के साथ मुकाबला कर पाएंगे? दिस वी डोंट नो, बट डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। इंडिया के अगेंस्ट तो बहुत अच्छा काम किए थे ये, पर सवाल ये है कि कितने जल्दी एयरक्राफ्ट प्रोक्योर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और कितने जल्दी उनके पायलट्स इस पर ट्रेन हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही कम रिपोर्ट्स हैं जो ये बताए कि ईरान के अंदर क्या क्या डैमेज हुआ। बहुत कंसिडरेबल हुआ होगा, नो डाउट, पर ईरान एक बड़ा देश है। ऑलमोस्ट इसका जो साइज है वो इजराइल के कंपैरेटिव ऑलमोस्ट 70 टाइम्स है। अब इसके आगे क्या होगा ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है, बट गिवन द इजरायली ट्रैक रिकॉर्ड एंड गिवन कि अमेरिका ने अपने गोल्स अभी नहीं अचीव किए हैं, ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ पॉज ही है, चीज़ें अभी और आगे होनी बाकी हैं। पर एक चीज़ और बहुत क्लियर कर दें आपको, अगर लेंदी वॉर ऑफ एट्रिशन चला तो ना तो इजराइल को सूट करता है वो, ना अमेरिका को सूट करता है। अब आप इसका यही एग्जांपल देख लो कि येमेन के साथ क्या हुआ था। अमेरिका गया था येमेन को कोलैप्स करने के हिसाब से ना, क्या हुआ? उन्हीं को सीज फायर करना पड़ा अमेरिकन को। बहुत कुछ इस पर भी डिपेंड करता है कि रशिया और चाइना कितना इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अगर इन तीनों की ऐसी पार्टनरशिप है कि रशिया चाइना कह रहा है कि हाँ हम तो इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो डेफिनेटली USA और उसके एलाइज को बहुत सोचना पड़ेगा कि भाई हम
ईरान पे अटैक करें या ना करें। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मेंशन करना चाहता हूं वो ये है कि ब्रिक्स को अब एक डिफेंसिव अलायंस बनानी पड़ेगी। जैसे कि नेटो एक अलायंस है और गुंडागर्दी करते रहते हो पूरी दुनिया में, एक आपको एक और अलायंस बनानी पड़ेगी उसके टक्कर की। इससे दुनिया में ज्यादा शांति ही आएगी, आई बिलीव। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे वो तो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं ना। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, वहां की रेजीम जो ये लोग नहीं चाहते कि वहां पे टिके रहे, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैलेस्टीन का क्या होगा? अगर जिस तरीके से जेनोसाइड कर रहे हैं ये अगर करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता दुनिया में कभी पीस हो सकता है। और जो सबसे बुरी बात है जो इस पूरे इंसिडेंट में सामने आई कि इंटरनेशनल ऑर्डर कुछ बचा ही नहीं। जितनी भी एंटिटीज थी सच एज यूनाइटेड नेशंस एंड IAEA जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर है, ये तो एक जोक ही बन के रह गया है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बस रोते रहते हैं, स्टेटमेंट देते रहते हैं, एक्चुअली कुछ रुकवा तो सकते नहीं है। तो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में क्या हो रहा है, एक मजाक बन के रह गया है। और एक और बात, आई नो मैं रिपीट कर चुका हूं पर ये इतनी ज्यादा क्रिटिकल है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इनके एलाइज ने ये बता दिया है कि अगर आपको सेफ रहना है इस दुनिया में तो आपको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने ही पड़ेंगे।